तो बच्चों देखो, मैंने आपकी पिछली वीडियो में आपको शब्दावली बताई थी अकाउंट्स की कि हम कौन कौन से वर्डों को उनको यूज़ कर पाते हैं उसमें, या यूज़ का उनका प्रयोग करेंगे। अब कैसे प्रयोग करना उन वर्डों का वो हम सीखेंगे कि हम कहाँ पर उनका प्रयोग करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है हमारे पास वो है आपका जनरल एंट्रीज़ का, मतलब जनरल एंट्री आपको बनानी होती है तो उसे कहते हैं हमारे पास रोजनामचे में लेखा करने के नियम। मतलब रूल्स ऑफ रूल्स ऑफ जनरलाइजेशन, मतलब आपको जनरल एंट्री के रूल्स का बनाने होते हैं, हमारे पास रूल्स करने होते हैं। तो रूल्स में क्या करते हैं हमारे पास, देखो क्या होता है कि हमें खाते बनाने होते हैं। खाते से मतलब अकाउंट बनाने होते हैं। अकाउंट्स का मतलब है हम जो ट्रांजेक्शन्स करेंगे उन लेन देनों को लिख के दिखाना होता है उसमें। तो जो भी व्यवहार हम करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन्स लेन देन हम करेंगे उनको लिख के दिखाएंगे, तो उन्हें कहते हैं हम खाते। प्रकार कह लो उसका या वर्गीकरण कह लो आप इसका। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो वर्गीकरण में क्या है हमारे पास, जो अकाउंट्स हम बनाते हैं उसमें खाते आपके, देखो वैसे नॉर्मली तो क्या है हमारे पास, देखो इसके भी दो मेथड होते हैं आपके। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो मैं आपको बता रहा हूं आज, वो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये। ठीक है, जैसा हम पुराने तरीकों से करते थे, मतलब शुरुआत जब इसकी हुई थी उन तरीकों से। अब एक मॉडर्न अप्रोच नई बनी है हमारे पास, नई आई है जो कुछ सालों से है हमारे पास, तो उसको मैं इसके बाद बताऊंगा, अगली वीडियो में यूज़ कराएंगे, क्योंकि मिक्स हो जाएगा ये आपस में। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का तरीका थोड़ा सा लिखने का अलग है, करते एक ही चीज़ है, लास्ट में आके वो ऐसे हो जाएगी। मैंने बैलेंस शीट जो समझाई है आपको, वो मॉडर्न अप्रोच के लिए समझाई है। उसमें एसेट्स और लायबिलिटी के थ्रू हम एंट्रियाँ करते हैं। इसमें आपको उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम करते हैं इसमें। तो पहले हमारे पास जो दो खाते बनते हैं हमारे पास, एक होता है व्यक्तिगत खाता, इसे कहते हैं पर्सनल अकाउंट। एक होता है हमारे पास वास्तविक खाता, ये होता है आपका रियल अकाउंट। या इसको अव्यक्ति भी कह सकते हो आप इसको। चलो उसको टुकड़े कर देंगे, फिर अव्यक्तिक लिख लो आप इसको, क्योंकि ये व्यक्ति हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इम्पर्सनल अकाउंट। अब इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं।
आप तीनों तीनों को एक साथ भी लिख सकते थे, मैंने आपको समझाने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया इसका। इसमें वास्तविक में और अवास्तविक में बदल देते हैं इसको। तो एक होता है वास्तविक खाते, इसको संपत्ति खाते भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि इसमें संपत्तियों का जो ट्रांजैक्शन होती है वो दिखाई जाती है। और ये हो जाएगा आपका अवास्तविक खाते। या इसको कहते हैं हमारे पास नाम मात्र खाते। तो ये हो जाएंगे आपके, ये था व्यक्तिगत खाते, एक वास्तविक खाते और एक अवास्तविक खाते। तो इसमें संपत्ति के बारे में बताते हैं, इसमें खर्चों के बारे में बताते हैं हमारे पास। इसको कहते हैं आप रियल अकाउंट, इसको कहते हैं आप नॉमिनल अकाउंट। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास जो पर्सनल व्यक्तिगत खाते होते हैं ये भी 2-3 पार्ट में होते हैं कि व्यक्तिगत मतलब है व्यक्तियों से मतलब है हमारे पास, कि इसमें राम श्याम मोहन। अब व्यक्ति खाली व्यक्ति से मतलब नहीं है, व्यक्ति से मतलब संस्थाओं से मतलब है हमारे पास, कंपनी से मतलब है, पार्टनरशिप से मतलब है। तो उसको हम डिफाइन करते हैं फिर हमारे पास 3 हिस्सों में इसको। तो ये हो जाएंगे, इसके 3 पार्ट कर लेते हैं हमारे पास। उसमें एक हो जाएगा हमारे पास आर्टिफिशियल, एक हो जाएगा नेचुरल प्राकृतिक, व्यक्तिगत खाते। इसमें हमारे पास प्राकृतिक में हो जाएगा हमारे पास नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मतलब जो नेचुरल है हमारे पास व्यक्ति जो दिखाई दे रहे हैं आपको। दूसरा हो जाएगा हमारे पास कृत्रिम व्यक्ति खाते। अब कृत्रिम से मतलब है हमारे पास और तीसरा हो जाएगा हमारे पास, कृत्रिम से मतलब होता है हमारे पास जो आपका आर्टिफिशियल के रूप में हो, मतलब आपका दिखाई ना दे रहा हो हमारे पास। और तीसरा हो जाएगा हमारे पास में अमूर्त जो होते हैं। अमूर्त से मतलब अमूर्त व्यक्तिगत खाते। मतलब इंटेंजिबल जिसे कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं उसको। प्रतिनिधि के नाम दो। प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते।
मतलब जो किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये कहलाएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, जो व्यक्तिगत खाते हैं उसमें एक वास्तविक खाता होता है आपका, एक होता है अवास्तविक खाता। तो वास्तविक खाते में क्या होता है हमारे पास, इसमें भी पार्ट कर लेते हैं क्योंकि एसेट्स कई तरह की होती हैं आपकी। उसमें होता है हमारे पास मूर्त संपत्ति खाते, और दूसरा होता है अमूर्त संपत्ति खाते। इसे कहेंगे आप टेंजिबल रियल अकाउंट, और ये हो जाएगा इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तीसरा है अवास्तविक के बारे में है, नॉमिनल अकाउंट। इसका एक ही पार्ट होता है हमारे पास, ठीक है, जो नॉमिनल कहलाता है हमारे पास। इसमें खर्चे और तो मैं आपको बताता हूँ हमारे पास क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ करनी होती है। तो जो पहले प्राकृतिक नेचुरल में व्यक्ति है हमारे पास, तो नेचुरल में आता है हमारे पास उसमें कोई भी, जैसे सपोज करो राम श्याम, या किसी बैंक का नाम है हमारे पास, भारतीय स्टेट बैंक संस्था हो कोई भी, या कोई कंपनी है हमारे पास सोहन एंड कंपनी, कोई साझेदारी, ठीक है, कोई सोसाइटी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वो पर्सनल अकाउंट में दिखाए जाते हैं। कोई भी काम हमारे पास अगर किसी व्यक्ति के थ्रू किया गया है, किसी कंपनी के थ्रू किया गया है, किसी संस्था के थ्रू किया गया है, कोई भी संस्था हो, संस्था में स्कूल भी हो सकते हैं, कॉलेज हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं व्यक्तिगत में, जो आपकी प्राकृतिक है, मतलब जो आपको दिखाई दे रहे नेचुरल है, जो आपको आप उसको पहचान सकते हैं कि ये स्कूल है, ये कंपनी है, ये आपका बैंक है, तो वो कहलाती है आपकी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। दूसरा होता है हमारे पास कृत्रिम वाले में। कृत्रिम में क्या है हमारे पास, आर्टिफिशियल होते हैं हमारे पास, मतलब हमारे द्वारा वो बनाए गए होते हैं आपके। तो बनाने में क्या है हमारे पास उसको उसमें आप तीसरा प्रतिनिधि के खाते होते हैं, ठीक है ना। आर्टिफिशियल में भी हमारे पास जो हमारे द्वारा बनाई गई कंपनीज होती हैं आपकी, ठीक है ना, वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं व्यक्तिगत खाते के अंदर। प्रतिनिधि में क्या होता है हमारे पास, जो किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है आपका, ठीक है, तो वो होगा हमारे पास जैसे अदत्व्य होते हैं, मतलब आपने कोई काम करा लिया उसको चुकाया नहीं हमारे पास। पूर्णत्व होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये इस वाले पार्ट में आते हैं आपके। तो ये जो खाते होते हैं हमारे पास व्यक्तिगत खाते, इससे मतलब है हमारे पास कोई भी व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति या कंपनी कोई भी
अगर कोई काम करती है तो पर्सनल अकाउंट में उसको हम दिखाते हैं। पर्सनल अकाउंट वाले जो रूल्स हैं हमारे पास उनको शामिल करते हैं इसमें। अव्यक्तिगत में 2 पार्ट होते हैं आपके, वास्तविक में संपत्तियाँ खाते आते हैं और इसमें खर्चे और लाभ हानि आते हैं आपके। मतलब इसमें आप जब दिखाएंगे तो खर्चों के बारे में एक्सपेंसेस जो होते हैं और आय जो होती है या लाभ हानि जो होता है, तो इसमें आती हैं आपकी संपत्तियां। संपत्ति से मतलब है हमारे पास भवन, माल, ठीक है, और फर्नीचर, ये आपके इसमें आते हैं। मतलब संपत्ति से मतलब है रोकड़, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास टेंजिबल में। और जो इंटेंजिबल होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास जो दिखाई नहीं देती हैं आपकी, उसमें ख्याति है, ठीक है, और ट्रेडमार्क हैं आपके, पेटेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिखाएंगे खर्चे और इनकम्स आपके, एक्सपेंसेस, एंड इनकम, और इसमें दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब मैं आपको इसके बताता हूँ हमारे पास कि इसके रूल्स क्या है हमारे पास, क्योंकि व्यक्ति क्या होता है हमारे पास व्यापार से या तो पाने वाला होगा या देने वाला होगा। क्योंकि व्यक्ति का काम क्या है हमारे पास, या तो वो व्यापार को कुछ देगा या व्यापार से कुछ लेगा। तो उसे कहते हैं हमारे पास, जब इसके नियम लिखेंगे हमारे पास तो हम लिखेंगे उसमें, ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास पाने वाले को हम डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो अभी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा इसको। उसके बाद वास्तविक खाते में क्या, तो वस्तुओं का लेन देन होता है। वस्तु से लेन देन से मतलब है हमारे पास कोई वस्तु या तो हमारे व्यापार के अंदर आएगी या व्यापार के अंदर जाएगी। मतलब हम खरीदेंगे तो हमारे पास आएगी वो चीज़, और अगर बेचेंगे तो हमारे पास से जाएगी, तो वो कहलाता है हमारे पास संपत्ति खाते। अवास्तविक में आपके खर्चे और इनकम्स आती हैं। अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसको डेबिट करते हैं हम, हानि होती है तो डेबिट करते हैं, आय होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, लाभ होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ हमारे पास। देखो बच्चों, अब कोई भी चीज़ है हमारे पास, अगर हम इसको कोई भी चीज़ को हम लिखेंगे तो आप उसको बिजनेस के रूप में लिखेंगे। अपने आप को बिजनेस नहीं मानना आपको, कि जो व्यक्ति है हमारे पास उसके खाते नहीं बनाने आपको बनाने उस व्यापार के खाते, उस दुकान के खाते, उस संस्थान के खाते हमारे पास जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो आपको हमेशा वही चीज़ लेके चलनी है कि हम बिजनेस हैं, हमारे व्यापार के अंदर क्या चीज़ आई है, क्या चीज़ गई है, या हमारे पास कौन सी वस्तु आई है, कौन सी वस्तु गई है, हमारे लिए वो चीज़ नुकसान है या फ़ायदा है, वो चीज़ आपको देख के करनी है। तो आप, मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। चलो तो मैं इसका आगे के आपको नोट बताता हूँ इसके हमारे पास कि रूल्स में क्या क्या फॉलो करेंगे हम इसमें। तो देखो बच्चों, इसमें पहला खाता था हमारे पास व्यक्तिगत खाते, मतलब पर्सनल अकाउंट। दूसरे थे हमारे पास वास्तविक खाते, रियल अकाउंट। और तीसरे थे हमारे पास अवास्तविक खाते, कह लो उसको, या नाम मात्रे खाते भी कहते हैं। इसको कहते हैं हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। तो देखो इसके नियम होते हैं हमारे पास, क्योंकि व्यक्ति होता है हमारे पास पाने वाला होता है, तो उसकी
क्योंकि एक को डेबिट करते हैं, दो पक्ष होते हैं हमारे पास दोहरा लेखा प्रणाली में, एक को डेबिट करना होता है, एक को क्रेडिट करना, मतलब एक तरह से कह लो आप ये डेबिट क्रेडिट के नियम है कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है आपको। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, व्यापार से पाने वाले व्यक्ति को ऋणी करते हैं हम, ऋणी से मतलब है डेबिट करते हैं। और दूसरा है हमारे पास व्यापार व्यापार को देने वाले व्यक्ति को धनी या इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट करते हैं उसको। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। हमारे पास पहली वाली लाइन होगी हमारे पास डेबिट द रिसीवर, और दूसरी लाइन होगी आपकी क्रेडिट द गिवर, मतलब प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। यही हुई हमारे पास व्यक्तिगत खाते की लाइन। अब वास्तविक खाते में क्या होता है, वस्तुओं का लेन देन होता है, वस्तुओं का आना जाना होता है। तो अगर कोई व्यापार में वस्तु आती है तो उसको डेबिट करते हैं, व्यापार में आने वाली वस्तु या संपत्ति को ऋणी करते हैं। मतलब डेबिट वर्ड्स कम्स इन, और दूसरी होती है लाइन हमारे पास व्यापार में व्यापार से जाने वाली वस्तु को धनी करते हैं। धनी से मतलब है हमारे पास क्रेडिट करते हैं उसको। मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो भी हमारे पास से जाएगा वो हम क्रेडिट करेंगे उसको। ठीक है, ये दो थे हमारे पास अकाउंट। पहले वाला था व्यक्तिगत खाता, ये वास्तविक खाता, इसके नियम। फिर तीसरा है हमारे पास नाम मात्रे खाते। तो नाम मात्रे खाते में क्या करेंगे हमारे पास, इसमें क्या करेंगे हमारे पास अवास्तविक खाते में, अवास्तविक में क्या खर्चे और इनकम्स को दिखाते हैं हम उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हमारे पास, पहली लाइन हो जाएगी आपकी सभी खर्चों व हानि को ऋणी करते हैं। ऋणी का मतलब डेबिट, डेबिट को शॉर्ट में डीआर भी लिखते हैं। मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
फिर दूसरा है हमारे पास सभी आय व लाभ को धनी करते हैं। मतलब क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। तो ये कुछ नियम थे हमारे पास जिनको हमें यूज़ करना है। ठीक है, पहला व्यक्तिगत, दूसरा वास्तविक, तीसरा अवास्तविक। उसमें कहते हैं पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को। शॉर्ट सी चीज़ें याद रखनी है आपको, एक्यूरेट चीज़ें याद नहीं रखनी है हमारे पास, शॉर्ट सी चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है, तो ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला व्यक्तिगत हो जाएगा, पाने वाले को डेबिट करेंगे, देने वाले को क्रेडिट करेंगे। दूसरे वाले वस्तुओं का लेन देन है, संपत्तियों का लेन देन है, संपत्ति जो आएगी उसको डेबिट करेंगे, जाने वाली को क्रेडिट करेंगे। तीसरा होता है हमारे पास खर्चे व हानि को, अगर हमारे लिए एक्सपेंसेस है या लॉस है तो उसको डेबिट करेंगे, और आय या लाभ है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये नियम हमें अप्लाई करने हैं अपनी उन जनरल एंट्रीज में जो लेन देन हम करते हैं, ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं। हम जो माल का लेन देन करते हैं, माल खरीदते हैं, बेचते हैं, खर्चा करते हैं, व्यापार को चलाते हैं, तो उसमें जो खर्चे होते हैं चलाने के लिए, वो सारी चीज़ें का ट्रांजेक्शन्स हम करके दिखाएंगे जनरल एंट्रीज में। मतलब जो जनरल पोस्टिंग्स करते हैं हमारे पास, उनमें दिखाएंगे इसको। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ उसको, रूल्स को, उसको बना के दिखाता हूँ आपको कुछ एक सवाल के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, कैसे हम इनको प्रयोग करेंगे उसके अंदर। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। अपने पास से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। हमारे पास कुछ एंट्रीज, जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, देखो बच्चों, तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हमारे पास पैसा लगाने की। आपको पैसा लगाना होता है हमारे पास किसी बिजनेस को शुरू करने में। तो पहले आप एंट्री करते हैं, सबसे पहली फर्स्ट एंट्री होगी आपकी, ये पहली लाइन है आपकी, पहली फर्स्ट एंट्री है, व्यापार में 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर। तो जब आप कैपिटल लगाते हैं हमारे पास, तो हम अपने तरफ से एंट्री नहीं करते हैं, एंट्री करते हैं व्यापार की तरफ से। जब आप पैसा लगाएंगे तो व्यापार को पैसा मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, इसमें दो चीज़ें इफेक्ट डालती हैं हमारे पास, दो चीज़ें में इफेक्ट पड़ेगा। एक तो हमारे पास है कैश पर, रोकड़ पर। ठीक है, और दूसरा होगा हमारे पास जो पैसा आप लगाएंगे वो आपका इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। ठीक है ना, और वो आपके कैपिटल के रूप में, वो व्यापार की लायबिलिटी भी है आपकी, वो आपकी पूंजी बन जाएगी, क्योंकि वो व्यापार का दायित्व बनता है कि वो उसको वापस भी करे आपको, जो पैसा आप लगा रहे हैं। तो दो खाते इफेक्ट डालते हैं इसके ऊपर, क्योंकि देखो हर एंट्री में हमारे पास 2 या 3 खाते इफेक्ट डालेंगे। तो आपको बस उसके रूल के अकॉर्डिंग आपको देखना है किसको आपको डेबिट करना है रूल्स के अकॉर्डिंग, और किसको क्रेडिट करना है। तो एक तो रोकड़ का लेन देन हुआ, इसमें एक पूंजी का हुआ है हमारे पास। तो कैश देखो, जब हमने पैसा दिया है व्यापार को, तो व्यापार को मिला होगा वो पैसा। तो अगर व्यापार में पैसा मिलता है तो हम क्या करते हैं, पाने वाले को हम डेबिट करते हैं। ये आने वाली वस्तु है आपकी व्यापार में। ठीक है, और जो कैपिटल है हमारे पास, ये आपका दायित्व है। मतलब ये एक तरह से जाने वाली वस्तु है। जब आप लौटाएंगे इस पैसे को, अगर वो बिजनेसमैन चाहे तो अपना पैसा वापस लेगा। ठीक है, तो जाने वाली भी कह लो, या कह लो व्यापार की लायबिलिटी कहलाएगी, आपकी दायित्व भी है ये। जो लायबिलिटी होती है उसका बैलेंस भी क्रेडिट होता है। तो रोकड़ आएगी हमारे पास, इसको डेबिट करेंगे हम, और ये लायबिलिटी है, इसको क्रेडिट करेंगे आप। तो हमें क्या करना होता है, जनरल एंट्रीज बनानी होती हैं।
तो इसमें हमारे पास ये 5 कॉलम हम बनाते हैं। पहला कॉलम होता है आपका डेट का, जिस डेट को आप ट्रांजैक्शन करेंगे। दूसरा होता है पार्टिकुलर का, ये विवरण होता है आपका जो आप यहाँ पे दिखाएंगे क्या ट्रांजैक्शन आपने की है। ये है LF का कॉलम आपका, लेजर फोलियो का। और ये अमाउंट है आपकी क्रेडिट, ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है। ये जो मैंने आपको लिखा है LF हमारे पास, LF का मतलब होता है आपका लेजर फोलियो। मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, LF मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब है हमारे पास लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब है आपको पेज संख्या लिखनी होती है लेजर की अपने, कि जिस पे यहाँ से एंट्री को क्या होता है हमारे पास, क्योंकि जो जनरल एंट्रीज होती हैं आपकी उसका अगला पार्ट होता है लेजर, खाता बही। तो यहाँ से उसकी पोस्टिंग उस वाले अकाउंट बुक में लेके जाते हैं, तो उस बुक का पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। तो नॉर्मल हम अपनी जब स्कूल में या पढ़ाई में यूज़ करते हैं तो इस वाले कॉलम का यूज़ नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें दिया नहीं होता हमारे पास, क्योंकि हम जो बुकें सवाल बना करते हैं वो अलग अलग होता है आपका। लेकिन जब आप नॉर्मली कंपनीज में कहीं काम करते हैं तो आपको कंटिन्यूस रखना पड़ता है। पहले जनरल एंट्रीज होती हैं, फिर लेजर पोस्टिंग होती है, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनता है उसमें। तो वो चीज़ें हमारे पास उसको पेज के रूप में जोड़ना उसका सिस्टमेटिक रूप में हमारे पास। तो यहाँ पर क्या करते हैं आप, उसमें यहाँ पेज संख्या लिखी जाती है उसकी। तो अब फिलहाल हमारे पास नहीं होती है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, बाकी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे इसमें। तो ये होते हैं हमारे पास, हिंदी में इसको कहते हैं खाता पृष्ठ संख्या, खाता पृष्ठ संख्या। ठीक है, तो हमें पहली एंट्री करनी थी व्यापार को आरंभ करने की। तो व्यापार को आरंभ करने पे क्या होगा, व्यापार को पैसा मिलेगा जो बिजनेसमैन ने लगाया हो उसमें, तो वो आएगा। तो आने हमें डेबिट वाली लाइन को पहले लिखना होता हमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और 2 थोड़ा जगह छोड़ के लिखते हैं, थोड़ा सा साइड छोड़ते हैं, थोड़ी जगह छोड़ते हैं यहाँ पे, और तब लिखते हैं। डेबिट वाली लाइन को कॉर्नर से लिखते हैं, क्रेडिट वाली को थोड़ा जगह छोड़ के लिखते हैं हमारे पास। तो यहाँ से लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि देखो हमारे पास ये आने वाली वस्तु है आपकी। तो हमने आने वाली वस्तु का रूल लगाया इसमें, वस्तु क्योंकि वार्षिक खाता होता है, तो हमने इसको लिखा कैश अकाउंट डेबिट। और ये हमारा दायित्व है हमारे पास, इसको हमने क्रेडिट किया क्योंकि हमारे पास जाएगा ये, हमारे पास जब पूंजी को आप रिटर्न करेंगे कभी भी तो हमारे पास से हमेशा जाएगी, तो दायित्व होता है हमारे लिए इसका, तो इसको क्रेडिट करेंगे आप इसमें। तो यहाँ पर लिख देंगे, दोनों साइड आपको सेम अमाउंट लिखनी होती है, टोटल बराबर आता है दोनों साइडों का हमेशा। तो 1 लाख आने वाली डेबिट वाली अमाउंट में लिखेंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई डेट दे रखी है तो वो डेट डाल देंगे आप, ईयर डाल देंगे उसमें। ठीक है, तो पहली एंट्री हो जाएगी, इसकी नरेशन डालेंगे, बीइंग भी लगा सकते हैं आप, फॉर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, आपको इसकी इंग्लिश बनानी होती है, इस रो की, इस लाइन की हम इंग्लिश बनाते हैं और यहाँ पर नरेशन के रूप में लिख देते हैं उसको, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब ये जरूरी नहीं हमारे पास केवल आपको कैश से इसको बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसमें बिजनेस में कैश भी लगा सकते हैं, बैंक के रूप में भी पैसा दे सकते हैं, फर्नीचर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मशीन भी इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब कोई भी एसेट इसके अंदर डाल सकते हैं। तो उतनी चीज़ों को आप डेबिट करना पड़ेगा। कैश डाला कैश अकाउंट डेबिट, बैंक डाला बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट्स को डालेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो आप 2-3 लाइनें भी लिख सकते हैं डेबिट की तरफ। तो जो भी चीज़ आपके व्यापार के अंदर आएगी, बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आप जो भी चीज़ लगाएंगे उसमें वो सारी आपको डेबिट करके दिखानी है और 2 की तरफ कैपिटल दिखानी है आपको। ठीक है, उनका टोटल इक्वल आएगा अपने आप ही, क्योंकि जितनी चीज़ें ये 4-5 चीज़ें अगर आप डेबिट करते हो तो चारों को यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और टोटल करके इनका यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में। मतलब दोनों साइडों में आपको बराबर रकमें लिखनी होती हैं, तब वो जनरल एंट्री मानी जाती है, सही मानी जाती है उसमें, क्योंकि दोनों साइडें हम कहते हैं इक्वल होती हैं हमारी। तो दूसरी एंट्री है हमारे पास, जब आप बिजनेस स्टार्ट शुरू कर देंगे उस बिजनेस को, तो फिर आपने सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस में पैसा लगाने के बाद आप उसको फर्नीचर खरीदेंगे या उस बिजनेस का सेटअप लगाएंगे। उसका सेटअप लगाने के लिए क्या होगा, हमने कुछ फर्नीचर खरीदा जनवरी 4 में, ये हमारे पास 1 था,
जनवरी 1, ये हमारे पास 4 है। इसमें क्या है हमारे पास, हमने फर्नीचर खरीदा था, उसको हमने खरीदा फर्नीचर 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये लगाकर नगद फर्नीचर खरीदा। तो 20,000 रुपये लगा के अगर फर्नीचर खरीदा होगा हमने, तो क्या होगा हमारे पास, एक तो फर्नीचर है इसमें ट्रांजैक्शन जो है, क्योंकि फर्नीचर का लेन देन हुआ है, और दूसरा हम जब कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसके बदले में पैसा देंगे हम, तो कैश का भी यूज़ होगा हमारे पास, रोकड़ का। तो ये फर्नीचर है आपका, संपत्ति है आपकी, और ये कैश है आपका, ये भी एसेट्स है। तो दोनों में हमारे पास क्या होगा, वास्तविक वाला नियम लगेगा। संपत्तियों को हमेशा उसमें वास्तविक वाले नियम से यूज़ करते हैं। तो उसमें देखते हैं हमारे पास कौन सी चीज़ आएगी व्यापार के अंदर, कौन सी जाएगी। तो जब आप फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर आएगा आपका, ये आने वाली वस्तु है, और ये आपकी जाने वाली वस्तु है, क्योंकि हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो चीज़ आती है हमारे पास से, और खरीदने के बदले में आप पैसा देंगे उसको, वो आपके व्यापार से जाएगी। तो आने वाली वस्तु को हम डेबिट करते हैं हमेशा, और जाने वाली को हम क्रेडिट करते हैं। तो वही काम आपको यहाँ पे करना है। फर्नीचर आएगा आपका, तो हम फर्नीचर को डेबिट वाली लाइन को हमेशा पहले लिखना होता है आपको। तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि नगद खरीदा हमने तो कैश जाएगा हमारे पास से। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, नरेशन में आपको उसकी इंग्लिश बना के लिखनी होती है केवल बस। $20,000 डेबिट की तरफ लिखेंगे, 20,000 क्रेडिट की तरफ लिखेंगे। फिर सपोज करो जनवरी 6 में है, 6 में आप फर्नीचर खरीद लिया हमने, फर्नीचर के बाद उसमें रखने के लिए माल खरीदेंगे। तो माल खरीदा हमने, नगद माल खरीदा, ₹25,000 का। तो अगर हम नगद माल खरीदेंगे 25,000 का, तो खरीदने पे क्या होगा हमारे पास, फिर ट्रांजेक्शन देखेंगे किस किस को इफेक्ट डाल रही है वो। जब माल खरीदेंगे तो माल आएगा, एक तो आपका माल कहते हैं गुड्स को, तो अगर माल खरीदने को कहेंगे हमारे पास तो परचेज भी कहते हैं उसको। तो परचेज में क्या होगा हमारे पास, माल आएगा ये, तो आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं। ठीक है, और जाएगा क्या हमारे पास से, रोकड़, कैश। वर्ड आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो जाने वाली जो वस्तु होती है उसको क्रेडिट करते हैं, इसको आप क्रेडिट कर देंगे। तो आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं, जाने वाली को क्रेडिट करते हैं। तो माल आएगा हमारे पास, माल खरीदने को परचेज कहते हैं हम, पूरे वर्ड का मीनिंग। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, माल आएगा आपके पास और कैश जाएगा। तो ये आने वाली वस्तु है आपकी, और ये जाने वाली वस्तु। आपको नियम के अकॉर्डिंग ही सवाल करना है। इसमें भी ये आने वाली वस्तु है, और ये जाने वाली वस्तु। तो आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं और जाने वाली को क्रेडिट करते हैं। आपको ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं बीच में हिंदी में, ये आपको नहीं लिखने हैं, आपको केवल इंग्लिश वाली जो मैंने फिगर्स लिखी हैं वही आपको लिखनी है केवल, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं ये वर्ड वैल्यूज़, ये मैं हिंदी में लिख रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास 25,000, 25,000 रुपये का हमने माल खरीदा है। बीइंग गुड्स परचेज
गुड्स परचेज फॉर कैश। उसके बाद देखो हमारे पास जनवरी 8 में जब माल खरीदेंगे हमारे पास तो उसको कुछ को बेचेंगे भी या उधार खरीदेंगे। सपोज करो उधार खरीदा, राम से उधार माल खरीदा। अब जब उधार खरीदेंगे तो हम उसका पेमेंट पैसों में नहीं करते हैं, तो माल तो आएगा आपके पास, आपने माल खरीदा तो ये आने वाली वस्तु है। और ये क्योंकि उधार है हमारे पास तो कैश जाएगा नहीं आपका, तो जो देने वाला है हमारे पास माल, के माल हमने खरीदा होगा तो कोई देने वाला भी होगा उसको। तो जो राम है आपका वो व्यक्ति है आपका, ये व्यक्ति है आप, तो ये देने वाला है, क्योंकि व्यक्ति या तो पाने वाला होता है या देने वाला व्यक्ति होता है। ये माल को देने वाला व्यक्ति है, तो आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं हम। तो क्या करेंगे हमारे पास, जब राम से माल खरीदेंगे, उधार खरीदेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 8 परचेज, माल खरीदने को कहते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। और नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाते हैं। अगर आपको अकाउंट लगाना नाम के साथ तो इन्वर्टेड कॉमास में एस लगाएंगे और तब लगाएंगे इसको, नहीं तो आप केवल राम लिखें खाली, इसको ना लिखें आप, टू राम लिखें और फिर उसके बाद बीइंग नरेशन डाल देंगे उसकी, गुड्स परचेज किससे खरीदा हमने, फ्रॉम राम, क्योंकि उधार है तो आप ये भी लिख सकते हैं गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे, अमाउंट थी आपकी 15,000 रुपये की। तो और करके देखते हैं, 4 के बाद 5वीं एंट्री करेंगे हम। तो ये जनवरी 10 में हमने सपोज करो नगद माल बेचा, ₹40,000 का। तो नगद माल बेचेंगे तो एक तो देखो हमारे पास कैश आएगा आपका रोकड़, और गुड्स जाएगा आपका, गुड्स सोल्ड किया आपने तो माल आएगा, ये आने वाली वस्तु, वो कैश आएगा आपका तो आने वाली वस्तु है। जब आप नगद बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे आपको, और जाने में हमारे पास ये जाने वाली वस्तु है, माल जाएगा आपके पास से बेचने पे। तो इसको आने वाली को डेबिट करते हैं और जाने वाली को क्रेडिट करते हैं। मतलब जब आप माल बेचेंगे तो आपके पास कैश आएगा और माल जाएगा आपके पास से। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास 10 में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, माल बेचने को सेल्स, गुड्स भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह पर, क्योंकि माल आएगा तो गुड्स डेबिट कर देंगे और माल जाएगा तो गुड्स क्रेडिट कर देंगे। लेकिन देखो अगर गुड्स का हम अकाउंट बनाते हैं तो आपका फिर सेल्स परचेज का, जब हम अगर लेजर पोस्टिंग करेंगे तो सेल्स परचेज के अकाउंट नहीं बनेंगे, फिर गुड्स का अकाउंट, दोनों पोस्टिंग उसी में हो जाएंगी। तो हमें अगर अकाउंट अलग अलग बनाने होते तो हमको परचेज और सेल्स ही यूज़ करना पड़ता है इसमें। तो नरेशन हो जाएगी आपकी बीइंग गुड्स सोल्ड, और यहां पर अमाउंट डाल देंगे 40,000 डेबिट में और 40,000 क्रेडिट में। उसके बाद फिर आपका है जनवरी 15। सपोज करो हमने उधार माल खरीदा, उधार माल बेचा। अब उधार माल बेचेंगे तो उसका नाम आना चाहिए उसमें, क्योंकि किसी का नाम होगा तभी तो उधार होगा हमारे पास। तो हम यहां लिख लें उधार माल सुनील को बेचा,
30,000 रुपये। तो अगर माल बेचेंगे हमारे पास, तो देखो एक तो पाने वाला सुनील होगा और माल जाएगा आपका गुड्स। दो चीज़ों में ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं। देखो ये आपको टुकड़े करने होते हैं हमारे पास, इसको पढ़ने के बाद आपको दो हिस्से करने होते हैं, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो जो ट्रांजेक्शन उसमें यूज़ हो रही हैं आपकी, जैसे उधार माल सुनील को बेचा हमने, तो सुनील पाने वाला होगा उस माल को, और माल जाएगा आपके। अब बेचने पर हमेशा माल तो जाने जाना है। तो सुनील हमारे पास व्यक्ति है, तो व्यक्तिगत खाते का प्रयोग हुआ, तो ये पाने वाला है, तो पाने वाले को डेबिट करते हैं। और ये माल जाने वाला है, जाने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा और ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सुनील डेबिट। अब नाम अगर होता व्यक्ति का तो अकाउंट नहीं प्रयोग करते हैं, सुनील डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अकाउंट लगाना तो फिर इन्वर्टेड कॉमा में एस लगा के करना पड़ेगा आपको। बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील। अब उसमें अमाउंट डाल देंगे 30,000। जनवरी 15, फिर जनवरी 18 को। अब क्या हुआ, देखो हमारे पास जब हमने उधार खरीदते बेचते हैं हमारे पास, तो फिर उसका पेमेंट भी मिलता है हमें। तो हमने राम को से माल खरीदा था, तो अब राम को भुगतान कर रहे हैं हम, राम को भुगतान किया, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं उसका। तो वो अमाउंट थी हमारे पास, हमने उस एंट्री में लिखा हुआ है, राम को जो हमने माल बेचा था हमारे वो खरीदा था राम से हमने, तो उसकी अमाउंट थी हमारे पास 25,000 रुपये की। कर दो। तो राम को भुगतान किया 15,000 रुपये का। अब राम को पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, राम पाने वाला होगा और कैश जाएगा आपके पास से रोकड़। तो राम हमारे पास पाने वाला है और कैश हमारे पास जाने वाला है। तो पाने वाले को डेबिट करते हैं और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करते हैं। तो हमारे पास, क्योंकि राम से खरीदा था हमने, राम पाने वाला उसको, तो राम को डेबिट करेंगे और लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और यहाँ पर लिख देंगे 15,000 रुपये। उसके बाद है हमारे पास जनवरी 25। हमने क्योंकि देखो सुनील को माल बेचा था उधार में, तो सुनील भी पेमेंट करेगा हमें। सुनील से भुगतान प्राप्त किया, कितना था हमारे पास 30,000 रुपये का। तो एक तो हमारे पास देखो, हमारे पास इसमें कैश आएगा आपका, ये आने वाली है हमारे पास वस्तु, और सुनील हमारा देने वाला है। ये देने वाला व्यक्ति है और ये आने वाली वस्तु है। तो आने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री बना लेंगे 25 तारीख को, कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुनील, और अमाउंट डाल देंगे 30,000। फिर नेक्स्ट एंट्री है आपकी, तो नेक्स्ट है हमारे पास आहरण किया
आहरण से मतलब ड्राइंग से। सपोज करो हमने 1000 रुपये व्यापार से निकाले हैं, ठीक है, आहरण किया कह लो आप उसे, या व्यापार से निकालना कह लो आप उसको। तो आहरण में क्या होता है हमारे पास, जो ड्राइंग होता है आपका, आहरण जो होता है ड्राइंग्स, ये हमारे पास एक तो ये एक्सपेंसेस है, लॉस है आपका, तो इसको डेबिट कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास खर्चा है, हमारे पास नुकसान है आपका। दूसरा हमारे पास कैश, क्योंकि देखो हमारे पास से जाएगा, क्योंकि पैसे निकाले हैं उससे रोकड़ निकाली है। ये जाएगी, जाने वाली वस्तु है, तो जाने वाली को क्रेडिट करते हैं। तो ड्राइंग हमारे लिए, क्योंकि कैपिटल देखो उससे कम भी होती है हमारे पास, जो बिजनेसमैन की कैपिटल है वो कम हो जाती है उससे, तो इसलिए भी हम उसको डेबिट करते हैं। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो ड्राइंग का डेबिट होता है, इसीलिए। तो यहाँ पे डेट डालेंगे 27 और यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, आहरण को कहते हैं ड्राइंग्स, और टू कैश अकाउंट बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए उसने कैश निकाला है 1000 रुपये का। उसके बाद नेक्स्ट है 29, इसमें लिखा हमने कमीशन प्राप्त किया। अगर देखो कोई भी चीज प्राप्त करते हैं तो व्यापार को मिलती है वो, तो कमीशन एक तो आपका इनकम हो जाएगी और कैश आपको मिलेगा, कैश यूज हो रहा है और कमीशन वर्ड यूज हो रहा है आपका। तो कमीशन आपके लिए आय है, आय को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कमीशन आपके आएगा आपके पास कैश के रूप में, तो आने वाली वस्तु हो जाएगी कैश, इसको आप डेबिट करेंगे, तो कैश डेबिट हो जाएगा आपका और कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट बीइंग कमीशन रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सपोज करो कमीशन दिया भी हमने, कमीशन दिया, अब दिया है तो खर्चा है हमारे पास, तो कमीशन आपका हो जाएगा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस जितने होते हैं आपके उनको डेबिट करते हैं हम, खर्चों को। कमीशन एक्सपेंसेस होएगा, उसको डेबिट करेंगे, खर्चे हैं ये हमारे। और किस में देना पड़ेगा आपको, कैश में, कैश जाएगा तो जाने वाली जो वस्तु होगी वो कैश होगी, तो उसे क्रेडिट कर देंगे। तो क्या करेंगे, हमारे पास कमीशन अकाउंट डेबिट, वो इनकम थी ऊपर जो कमीशन प्राप्त हुआ था हमें, अब कमीशन हमने दिया है तो क्रेडिट हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कमीशन गिवन, कमीशन दिया हमने, तो इसकी अमाउंट थी हमारे पास 2000 रुपये की और इसकी अमाउंट थी आपकी 3000 रुपये की। उसके बाद हमारे पास फिर 31 को है वेतन दिया, ₹16,000 का। तो अगर वेतन देंगे हमारे पास तो उसकी एंट्री करेंगे आप जनवरी 31 को। अब क्योंकि वेतन है हमारे पास, खर्चे हैं सारे, वेतन दिया, किराया दिया। अगर सपोज को देखो एक कंबाइन एंट्री आपको बनानी पड़े तो, क्योंकि अगर एक ही डेट को, सेम डेट को कोई अमाउंट होती है तो वो कंबाइन एंट्री कहलाती है आपकी।
10,000 रुपये हमने किराया दिया और वेतन दिया, सेम डेट को दिया। तो एक ही तिथि को अगर एक जैसे नेचर की एंट्रियाँ होती है, सारे खर्चे होते हैं, सारी इनकम होती है, या सारी परचेज होती है, सारी सेल्स होती है। तो अगर ऐसी कोई एंट्री होती है उसको कंबाइंड के रूप में ही बना सकते हैं आप उसमें। तो मैं एक कंबाइंड एंट्री में आपको बना के दिखाता हूँ कि अगर एक से ज़्यादा आइटम हो आपके उस डेट को तो उसको एक साथ भी ले सकते हैं। तो जैसे हमने सैलरी वेतन दिया हमारे पास, वो भी खर्चा है आपका, तो सैलरी को डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। रेंट को भी डेबिट कर देंगे, रेंट भी एक्सपेंसेस है आपका। और टू कैश अकाउंट, कैश आपका जाएगा उसमें। बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड, और उसमें अमाउंट डाल देंगे 16,000 रुपये तो आएंगे सैलरी के, 10,000 आएंगे कैश के आपके, उसके रेंट के, और टोटल मिला के 26,000 हो जाएंगे आपके कैश पेमेंट में। मतलब आपका जो सैलरी है और रेंट है वो तो हो जाएगा आपका एक्सपेंसेस, खर्चे, तो खर्चों को हम डेबिट करते हैं। और जो कैश है आपका वो हो जाएगा आपका जाने वाली वस्तु, तो जाने वाली को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये मैंने कुछ एंट्री कराई है, देखो मैंने बहुत सरलता रूप में आपको समझाया है इसको, ठीक है ना। आशा है तुम्हें समझ भी आई होगी। और समझ आने के बाद देखो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट्स हुआ, मैथ हुआ, इन सब्जेक्टों के आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, वो वर्ड याद करने जो मैंने पिछली वीडियो में दिए थे, एक बार रिवीजन मारना उसका, फिर उसका जनरल एंट्री करके देखनी है वाली, और जनरल एंट्री को फिर दोबारा से रिवाइज़ करना है आपको। रिवाइज़ करने के बाद मैं आपको कुछ एंट्रीज और दे रहा हूँ, क्योंकि देखो करना, आप इसको रिपीट करेंगे तो ही आपको पता चलेगा हमारे पास कि मुझे समझ आई या नहीं आई है। तो आपको उसके बारे में कमेंट्स देना, मुझे कमेंट्स करना है, और मुझे उसको डिस्क्रिप्शन में करके दिखाना है उसको, मतलब आपको उसको मुझे करने के बाद आप मुझे दिखाएंगे उसको, ठीक है। तो मैं आपको उसकी कमियां, जो हमारे पास जो गलतियां आपसे होंगी या जो आपको पूछना होगा कुछ हमारे पास, तो मैं अगली वीडियो में आपको क्लियर करके बताऊंगा उसको फिर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने कमेंट्स देंगे हमें। आप अपने कमेंट्स देंगे तो हम इसमें जो भी कमियां होंगी हमारे पास उसको और डीपली करके पढ़ाएंगे और समझाएंगे उसको, ठीक है। और आपकी जो डाउट है हमारे पास उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो बच्चों में देखो, आप ये होमवर्क है आपका एक तरह से, आपको कुछ एंट्रीज लिख के दिखानी है। हालांकि मैंने जो लिखी है वही एंट्रियां हैं हमारे पास, थोड़ा चेंज करके मैं आपको दिख रहा हूं उसमें। ₹50,000 लगाकर कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख के दिखाएंगे मुझे, ठीक है ना। जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी या कोई गलतियां होंगी तो हम सुधार कर दें उसमें, आपको बता दें उसको। ₹40,000 की मशीन खरीदी, सोहन को माल बेचा, रवि से माल खरीदा, वेतन दिया, विज्ञापन व्यय दिए, विज्ञापन व्यय को एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड यूज करना, विज्ञापन व्यय दिए तो एडवर्टाइजमेंट है, खर्चे हैं आपके,
उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री करेंगे। निजी प्रयोग के लिए 5,000 रुपये 4,000 रुपये निकाले। नगद माल खरीदा, नगद माल बेचा। और किराया दिया। छूट प्राप्त हुई। ये कुछ एंट्रियां हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें देंगे, ठीक है, लिख कर दिखाएंगे इसमें। और अगली जो वीडियो होगी हमारे पास, उसको मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन आपकी बुक से करके दिखाऊंगा किसी से, ठीक है ना। और लगातार जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा, हम आपको कोशिश करेंगे हमारे पास लगातार आपको वीडियो देते रहें इसकी। उसके बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जब आपको ये क्लियर हो जाएगी तो। धन्यवाद।